दोस्तों ये स्टोरी का 69 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। वंशिका ने देव को पालने में अच्छे से सुला दिया था और वरदान वह तो जैसे सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। वंशिका को वरदान पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वह जैसे तैसे अपना गुस्सा कंट्रोल कर रही थी, लेकिन वरदान तो जैसे आज पूरा रोमियो बन चुका था। वह बार बार वंशिका का हाथ पकड़ता था और उसके साथ डांस करने लगता था। वंशिका बार बार वरदान को बेड पर बैठाती, लेकिन वरदान 2 मिनट के लिए भी बेड पर नहीं बैठा। वह बार बार खड़ा हो जाता और वंशिका को डांस करने के लिए फोर्स करता। वहीं वंशिका को अब गुस्सा आ गया और उसने वरदान को हल्का सा धक्का देते हुए कहा, सजावट साहब सो जाइए, अब बहुत रात हो गई है, पड़ोसी देखेंगे तो मजाक बनाएंगे। वरदान भी कहाँ मानने वालों में से था। वरदान फिर से वंशिका के पास गया। उसने वंशिका की कमर में हाथ डाला और खुद से सटाते हुए कहा, कौन से पड़ोसी, यह इंडिया नहीं अमेरिका है और यहाँ किसी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात देखने की, तो इंडिया हो या अमेरिका, किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो मुझे और तुम्हें प्राइवेट मोमेंट में देखे, और अगर किसी ने देखा तो उसकी आंखें निकाल कर गोटियां खेलूंगा। गोटियां कहते हुए वरदान के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी। वहीं वंशिका का माथा पूरी तरीके से खराब हो चुका था। वंशिका ने कहा, तो आप ही बता दीजिए आप कैसे सोएंगे, क्या करूं मैं ऐसा जिससे आप सो जाएंगे। वरदान ने वंशिका के साथ बोला, डांस करते हुए कहा, मेरे साथ डांस करो। वंशिका इरिटेट हुई, बोली, जब से पार्टी से आए हैं तब से डांस ही कर रहे हैं, ऐसा कौन सा माइकल जैक्सन घुस गया आपके अंदर जो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। वरदान को वंशिका की डांट से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तो अब भी वंशिका के साथ डांस कर रहा था। डांस करते करते अचानक ही वरदान ने वंशिका को दीवार से लगा दिया और वंशिका की दिल की धड़कनें बढ़ गई। वंशिका ने अपनी लड़खड़ाती जुबान से कहा, यह क्या कर रहे हो। वरदान नशे में था, लेकिन फिर भी उसे इतना होश था कि वह वंशिका के साथ क्या कर रहा है। वरदान अपने होंठ वंशिका के कानों के पास ले जाकर बोला, अब तो सब कुछ ठीक हो गया कि अब भी हमारे बीच दूरी बनी रहेगी। वरदान की बात सुनकर वंशिका के रोंगटे खड़े हो गए। वरदान वंशिका लगभग 7-8 महीने से एक साथ थे, लेकिन दोनों के बीच फिजिकल कुछ नहीं हुआ था। वरदान ने वंशिका को कभी फोर्स नहीं किया। वहीं वंशिका ने अपने शर्म के चलते वरदान को कोई इशारा भी नहीं किया। ऐसा नहीं था कि वंशिका वरदान से दूर रहना चाहती थी, बस वह वरदान की पहल का इंतजार कर रही थी। वहीं वंशिका ने वरदान से पहल नहीं की, क्योंकि वह खुद को वंशिका का गुनहगार समझता था। उसे लगता था वंशिका रणविजय सिंह राणा के कैद में उसकी वजह से रही। अगर वह सही टाइम पर सही डिसीजन लेता तो वंशिका के इंतजार में इतने साल नहीं गुजारने पड़ते और वंशिका टॉर्चर से नहीं गुजरती। वंशिका ने वरदान की आंखों में देखा तो वरदान ने गहरी सांस लेकर फिर कहा, बताओ ना वंशिका, क्या अब भी मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता? क्या अब भी तुम मुझसे नाराज हो? वंशिका, मैं जानता हूँ कि मैं होश में नहीं हूँ। समझ लो कि मैं इसी वक्त तुमसे इजाजत मांग रहा हूँ। एक बार होश में आ गया तो फिर तुमसे दूर हो जाऊंगा। मना मत करना वंशिका, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है। वंशिका ने अपना माथा वरदान के माथे से लगा दिया और उसकी आंखों में खुशी का एक आंसू गिर गया। वंशिका के रजावत साहब आज भी नहीं बदले थे, वैसे के वैसे ही थे। वंशिका ने अपनी बाहें वरदान की कमर पर लपेट दी। वहीं वरदान ने भी वंशिका को कसकर गले लगा लिया। वरदान वंशिका से थोड़ा दूर हुआ और अगले ही पल वरदान ने वंशिका को किस कर लिया। एक किस के बाद वरदान ने वंशिका को गोद में उठाया और बेड पर ले आया। देखते ही देखते वरदान और वंशिका के बीच की दूरी भी खत्म हो गई। वरदान ने सच में वंशिका का बहुत इंतजार किया था और आज नशे की हालत में उससे प्यार करने की इजाजत भी मांग ली। वहीं वंशिका तो कब से इंतजार कर रही थी कि वरदान पहल करे, और आज जब वरदान नशे में पहल की तो वंशिका ने वरदान को नहीं रोका। पूरे 18 साल बाद दोनों एक दूसरे की आगोश में सुकून के पल बिता रहे थे। कुछ वक्त बाद वरदान ने वंशिका के सिर को अपने बाजू पर रख लिया और देखते ही देखते वह दोनों भी सो गए। वहीं देव भी लेटे हुए थोड़ा सा मुस्कुराया और फिर वह भी सुकून से सो गया। आज की रात सबके लिए खुशियों के कुछ पल लेकर आई थी। दिव्यांश दृष्टि दृष्टि के बीच की दूरी खत्म हो गई थी। वरदान ने वंशिका से अपने प्यार को आगे बढ़ाने की इजाजत मांग ली थी। वहीं शौर्य ने नशे में ही सही लेकिन सांझ को अपने दिल की बात बता दी थी। इंडिया में हर्षवर्धन की जब आंख खुली तो उसने दोनों हाथ फैलाकर
अंगड़ाई तोड़ी और तभी उसने अपनी गर्दन और कमर में दर्द महसूस हुआ। उसने अपनी गर्दन चटकाई और फिर उसने देखा तो वहां बैठा बैठा ही सो गया था। हर्षवर्धन ने हल्का सा पलट कर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। हीर भी बैठे बैठे ही सो गई थी ताकि हर्षवर्धन को डिस्टर्ब ना हो। हर्षवर्धन उठा और बोला, यह लड़की भी ना पूरी पागल है। बाहर से कितना भी मॉडल बनने की कोशिश कर ले, लेकिन अंदर से तो मेरी साहिबा ही है। इतना कहकर हर्षवर्धन ने हीर को गोद में उठा लिया। हर्षवर्धन ने जैसे ही हीर को गोद में उठाया, हीर की आंख खुल गई, लेकिन पूरे तरीके से वह नींद की गिरफ्त में ही थी। हीर ने जब महसूस किया कि वह अपने साहब की गोद में ही है, तो उसने अपनी बाहें हर्षवर्धन के गले में लपेट दी और हर्षवर्धन उसे लेकर बेडरूम में आ गया। हर्षवर्धन ने हीर को अच्छे से लेटाया और फिर खुद उसके पास लेट गया। हर्षवर्धन ने हीर से थोड़ी सी दूरी बनाई हुई थी। हीर थोड़ा सा आगे आई, उसने अपना सिर हर्षवर्धन की बाजू पर रखा और उसे कसकर गले लगा लिया और थोड़ी ही देर में दोनों फिर से नींद की आगोश में चले गए। राजवीर का घर। राजवीर की जब आंख खुली तो सुबह के 11 बज रहे थे। रूही और राजवीर दोनों ही लेट नाइट सोए थे, इसलिए दोनों में से किसी की आंख खुल नहीं रही थी। राजवीर ने अपने एक हाथ से रूही के बालों को सहलाया और उसके माथे को किस कर लिया और फिर अपनी बाहें रूही पर कस दी। थोड़ी देर लेटे रहने के बाद राजवीर ने धीरे से रूही को खुद से दूर किया और उठकर बाथरूम में चला गया। राजवीर फ्रेश होकर बाहर आया और किचन में चला गया। आज संडे का दिन था, इसीलिए उसे ऑफिस नहीं जाना था। राजवीर ने फिर अपने और रूही के लिए नाश्ता बनाया। वहीं रूही की आंख भी खुल गई। रूही ने टाइम देखा तो 12 बज गए थे और रूही झटके से उठ गई, हवा की स्पीड से वॉशरूम में भाग गई और 15 मिनट में ही तैयार होकर बाहर आ गई। रूही को लगा राजवीर शायद आज भी उसे सोता हुआ छोड़कर चला गया। रूही जल्दी जल्दी किचन में गई और खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोली, राजवीर के लिए लंच बना देती हूँ, फिर ऑफिस लंच लेकर चली जाऊंगी। पता नहीं कुछ खा कर गए भी होंगे या नहीं। मैं भी ना बस ज्यादा ही सोती हूँ। तभी उसे पीछे से राजवीर की आवाज सुनाई दी, बीबी आज संडे है। राजवीर की आवाज सुनकर रूही ने पलट कर देखा तो राजवीर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रहा था। रूही राजवीर के पास आकर बोली, अरे मैं तो भूल ही गई, आज संडे है, तुमने नाश्ता बना दिया? राजवीर ने रूही के कंधों को पकड़ा और उसे चेयर पर बैठाते हुए बोला, हाँ मैंने बना दिया, आओ साथ में खाना खाते हैं। राजवीर रूही को टेंशन देने लगा था, इनफैक्ट उसका ख्याल भी रखने लगा था। दोनों ने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद रूही ने किचन साफ किया, तब तक राजवीर ने कपड़े धो दिए। रूही ने फिर सारा घर साफ किया। फिर दोनों ही दोपहर के टाइम बैठकर मूवी देखने लगे, लेकिन रूही के दिमाग में अभी अजीब सी फीलिंग आ रही थी। राजवीर अब भी रूही से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था, जबकि आज संडे का दिन था और राजवीर चाहता तो रूही के साथ अपनी सारी दूरी खत्म कर देता। वह दोनों अकेले रहते थे और इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी राजवीर को नहीं मिलती। फिर भी राजवीर रूही से एक अलग सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था। क्यों कर रहा था रूही भी नहीं जानती थी, लेकिन राजवीर उसके इतना पास था और इतनी प्यार से ट्रीट कर रहा था, रूही उसे में खुश थी। थोड़ी देर बाद रूही उठी और दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। तभी राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, कहाँ जा रही हो? अभी तो मूवी खत्म नहीं हुई। रूही ने कहा, लंच करोगे कि नहीं? राजवीर ने कहा, अरे मेरे पास बैठकर मूवी देखो, आज हम बाहर डिनर करने जाएंगे। रूही ने कहा, और लंच? राजवीर बोला, मुझे भूख नहीं है, तुम्हें कुछ खाना हो तो खा लो। रूही राजवीर के बिल्कुल पास बैठकर उसके सीने पर सिर रखकर बोली, मुझे भी भूख नहीं है, चलो मूवी देखते हैं। और दोनों फिर से मूवी देखने लगे। वहीं दूसरी तरफ शिवाय आर्या के कमरे में आया। आर्या को मैथ पढ़ा रहा था। आज शिवाय को भी ऑफिस नहीं जाना था और आर्या को भी कॉलेज नहीं जाना था। नाश्ता करने के बाद शिवाय आर्या के कमरे में आया और आर्या ने उसे रोक लिया और दोनों ही बैठकर स्टडी करने लगे। थोड़ी देर बाद शिवाय ने कांच टूटने की आवाज सुनी। शिवाय के कान खड़े हो गए। वहीं आर्या तो पूरे ध्यान से अपना काम कर रही थी। शिवाय ने आर्या को देखा और मुस्कुराकर कहा, मैं अभी आया, तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी और शिवाय वहां से उठा और खिड़की के पास गया। शिवाय ने हल्का सा कार्टन हटाकर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। गार्डन में खड़े सारे बॉडीगार्ड जमीन पर पड़े हुए थे। डैनी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था।
सिवाय ने कसकर अपनी आंखें बंद की। सिवाय समझ गया कि रजावत हाउस पर अटैक हुआ है। सिवाय दूसरी तरफ गया और दूसरी खिड़की के पर्दे को हटाकर देखा तो एक बड़ी गाड़ी में सरफराज उतरा। सरफराज को देखकर सिवाय की भौं तन गई। सिवाय ने दांत पीसते हुए खुद से कहा, सरफराज, आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। गलती कर दी तूने यहाँ आकर। सिवाय फिर आर्या के पास आया, जो अभी ध्यान से मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। सिवाय ने आर्या की बुक्स बंद की और उसकी बाजू पकड़कर उठाया। आर्या तो हैरानी से सिवाय को देख रही थी। सिवाय ने आर्या को हल्का सा दीवार से लगाया, उसकी आंखों में देखकर बोला, आर्या, इस घर में अटैक हुआ है। डैनी का कुछ पता नहीं, शायद वह भी किसी कमरे में हो और उसे अटैक के बारे में कुछ ना पता हो। अब मैं तुम्हें जो कहूंगा तुम वह करोगी, समझी? आर्या को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। आर्या भी हैरानी से सिवाय को देख रही थी और उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। सिवाय ने फिर कहा, अपने दिमाग पर जोर ज्यादा मत डालो, बस जो मैं कह रहा हूँ वह करो। मुझ पर भरोसा है ना? आर्या ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी। सिवाय ने आर्या की कलाई पकड़ी और उसे लेकर जल्दी जल्दी सीढ़ियों से होता हुआ अपने कमरे में लेकर आया। सिवाय ने एक पल के लिए भी आर्या की कलाई नहीं छोड़ी। वहीं आर्या को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसके घर पर अटैक हुआ है, किसने किया है और सिवाय को कैसे पता कि उसके घर पर अटैक हुआ है, जबकि उसने घर में किसी को देखा ही नहीं। आर्या नहीं जानती थी कि सरफराज और उसके आदमी रजावत हाउस के गार्डन में खड़े हुए हैं। सिवाय ने एक डोर खोला, जिसमें से एक गन निकाली और उसे अपनी बैग पर लगा दिया। सिवाय ने फिर एक गन ली, उसे अपनी जेब में रखा और दूसरी गन उसे दूसरी जेब में रख लिया। सिवाय ने फिर एक और गन ली, उसे अपने हाथ में पकड़ लिया और आर्या तो आंखें फाड़े बस सिवाय को ही देख रही थी। उसने एक बार अपना सलाइवा गटका और बोली, मिस्टर ऑलराउंडर, आप इतनी सारी गन का क्या करेंगे और आपके पास इतनी सारी गन कैसे आई? सिवाय ने लापरवाही से कहा, यह मेरी नहीं, तुम्हारे पापा की है। अब तो आर्या और ज्यादा हैरान हो गई। क्या उसके पापा के पास गन थी? आर्या को तो पता ही नहीं था कि वरदान माफिया किंग रह चुका है। इनफैक्ट अब भी उसके लिंक माफिया से जुड़े हुए हैं। सिवाय के मुंह से यह सुनकर कि गन उसके पापा की है, आर्या तो लगभग बेहोश होने वाली थी। वहीं सिवाय ने फिर से आर्या के गाल पर हाथ लगाकर उसे थपथपा कर कहा, डरो मत, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। इतना कहकर उसने आर्या की कलाई पकड़ी और एक दूसरे कवर्ड के पास लेकर आया। सिवाय उसमें से एयरबड निकाला और आर्या के कानों में लगाते हुए कहा, तुम्हें गाने पसंद हैं? आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। सिवाय ने आर्या के हाथ में अपना मोबाइल दिया और कहा, इसमें अपने पसंद के गानों की लिस्ट लगाओ। आर्या तो हैरानी से सिवाय को देख रही थी और फिर बोली, मिस्टर ऑलराउंडर, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। सिवाय ने अपने दोनों हाथों से आर्या का चेहरा पकड़ा और बोला, मुझ पर यकीन है ना? आर्या ने फिर से हाँ में एक बार गर्दन हिला दी। सिवाय ने कहा, तो जो कह रहा हूँ वह करो, अपने गानों की लिस्ट लगाओ, तुम्हें अब गाने सुनने हैं, समझी? आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी और सिवाय के फोन से अपने मनपसंद के गाने लगा लिए। सिवाय ने आर्या के हाथ से मोबाइल लिया और वॉल्यूम हाई कर दिया। सिवाय ने आर्या को आवाज लगाई तो आर्या ने नहीं सुना। वहीं सिवाय समझ गया कि आर्या को बाहर की आवाज अब सुनाई नहीं देगी। सिवाय ने खुद से कहा, गुड गर्ल, और फिर उसने आर्या की कलाई पकड़ी और कमरे से बाहर आ गया। सिवाय ने आर्या को अपने पीछे किया और खुद एक पिलर के पीछे छुपकर सरफराज और उसके आदमियों को देखने लगा। सरफराज 12 आदमियों के साथ रजावत हाउस के हॉल में दाखिल हुआ और उसने चिल्लाकर कहा, डैनी कहाँ है? तू बाहर निकल, सुना है तेरा मालिक तुझे यहाँ छोड़कर अमेरिका चला गया। देख, तेरे कितने ही साथियों को मैंने बाहर जख्मी कर दिया, एक को भी चलने लायक नहीं छोड़ा। जल्दी बाहर आ। डैनी शायद अपने कमरे में था। बाहर क्या हो रहा था डैनी को नहीं पता था। सरफराज की आवाज सुनकर डैनी बाहर आया और सरफराज को देखकर डैनी की आंखें ऑलमोस्ट बाहर आ गई। उसने अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी सिक्योरिटी टाइट होने के बाद भी सरफराज रजावत हाउस के अंदर घुस गया था। और उसके हाथ में हथियार देखकर तो डैनी की हालत और ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि इस वक्त डैनी के हाथ में सिर्फ एक बुक थी। शायद वह अपने कमरे में बुक पढ़ रहा था। वहीं सिवाय पिलर के पीछे छुपकर अब भी सरफराज और डैनी को देख रहा था।
सिवाय ने आर्या को एक हाथ से अपने सीने में छुपाया और फिर अपनी बंदूक से सरफराज को निशाना बनाया, लेकिन तभी सरफराज ने डैनी पर गन तानी और उसने डैनी को शूट कर दिया। लेकिन गोली डैनी को लगती उससे पहले ही डैनी नीचे झुक गया और फिर वह भी जल्दी से एक पिलर के पीछे जाकर खड़ा हो गया। डैनी की हार्ट बीट भी बहुत तेज धड़क रही थी, क्योंकि उसके पास ना तो बंदूक थी और ना ही वह जानता था कि आर्या कहाँ है। डैनी का पहला कर्तव्य और उसकी पहली ड्यूटी यह थी कि वह आर्या को कैसे भी करके प्रोटेक्ट करे। तभी उसकी नज़र सिवाय पर गई, जिसने आर्या को खुद से चिपकाए हुए था। सिवाय डैनी को ही देख रहा था। सिवाय ने अपनी बैग से एक गन निकाली और डैनी की तरफ फेंक दी और डैनी ने भी वह गन कैच कर ली। दोनों ने एक दूसरे को इशारा किया और दोनों ही पिलर से बाहर आए और दोनों ने ही सरफराज और उसके आदमियों पर गन चलानी शुरू कर दी। आर्या तो बस सिवाय के सीने से चिपकी हुई थी, उसे तो पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। वह तो बस आंखें बंद किए हुए गाने सुन रही थी। वैसे तो वह गाने नहीं सुन रही थी, पर उसे कुछ भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वहीं डैनी और सिवाय दोनों ने मिलकर सरफराज के 7 आदमियों को घायल कर दिया था। 7 आदमी जमीन पर पड़े हुए थे, बाकी के 5 इधर उधर छुप गए और सरफराज वह खुद एक सोफे के पीछे छुप गया। सरफराज ने दांत पीसते हुए खुद से कहा, सिवाय यहाँ कैसे आया? क्या वरदान ने अपनी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिवाय को दी है? सिट, अगर मुझे पता होता सिवाय यहाँ है तो मैं यहाँ कभी नहीं आता, लेकिन अब तो आ गया। अब तो सिवाय को सबक सिखाकर ही जाऊंगा। साले ने जीना हराम किया हुआ है। वहीं सिवाय और डैनी भी बंदूक चलाकर पिलर के पीछे छुप गए। आर्या ने एक बार आंखें खोलकर देखा तो उसकी नज़र सरफराज के एक आदमी पर गई, जिसके पैर में बेहिसाब खून बह रहा था। आर्या खून देखकर डर गई। उसने फिर से अपनी कसकर आंखें बंद कर ली और उसके हाथ सिवाय के कॉलर पर कस गए। आर्या अपनी लड़खड़ाती जुबान में बोली, मिस्टर ऑलराउंडर, मुझे डर लग रहा है। सिवाय ने अपना फोन निकाला, उसने गाना ऑफ किया और फिर आर्या की तरफ देखकर कहा, डरो मत, मैंने कहा था ना घर में अटैक हुआ है, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, तुम अपना गाना एंजॉय करो। आर्या ने फिर से एक बार आंख खोली और सिवाय की आंखों में देखा और फिर उसने आंखों से ही उस आदमी की तरफ इशारा किया जिसके पैर से खून निकल रहा था। सिवाय ने आर्या का चेहरा अपनी तरफ घुमाया और बहुत प्यार से कहा, तुमने बचपन में पढ़ा होगा ना, बुरा मत देखो बुरा मत सुनो। आर्या ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन डर के मारे आर्या के आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे। सिवाय ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और आर्या की आंखों पर बांधते हुए कहा, अब तुम ना कुछ सुनोगी और ना ही कुछ देखोगी, समझी? आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी और आर्या ने फिर धीरे से कहा, मिस्टर ऑलराउंडर, मुझे अकेला मत छोड़ना, मुझे सच में डर लग रहा है। सिवाय ने आर्या के माथे पर किस करके कहा, छुई मुई, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। सिवाय ने आर्या की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एक बार फिर अपने सीने में छुपा लिया। फिर उसने डैनी की तरफ देखा तो अपनी गन चेक कर रहा था। डैनी की सारी गोली खत्म हो चुकी थी। सिवाय ने अपनी जेब में से एक गन निकाली और डैनी की तरफ फेंक दी, लेकिन इस बार वह गन नीचे गिर गई। डैनी गन को उठाने के लिए जैसे ही एक कदम चला, एक बुलेट आकर डैनी को लगती, लेकिन डैनी उस वक्त फिर नीचे बैठ गया और वह बुलेट सीधा सामने दीवार पर जा लगी। डैनी ने जल्दी से गन उठाई और फिर से सोफे के पीछे आ गया। वहीं यह सब देखकर सिवाय ने एक राहत की सांस ली कि चलो डैनी को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सिवाय आर्या के साथ साथ डैनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिर पर ही ले रखा था। वह नहीं चाहता था कि डैनी को भी कुछ हो जाए। कहीं ना कहीं वरदान सिंह रजावत डैनी को अपना बेटा ही समझता था। वहीं सिवाय ने भी अपनी गन लोड करते हुए कहा, सरफराज, उस दिन हम भाई खुशी मना रहे थे, इसीलिए तू जीत गया, लेकिन आज तेरा पत्ता साफ, तुझे मैं अपने आगे प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर सिवाय पिलर के पीछे थोड़ा सा निकला और उसने एक आदमी को देखकर शूट कर दिया। वह गोली सीधा उस आदमी के सीने पर लगी और वह धड़ाम से वहीं गिर पड़ा। गन शूट करने के बाद सिवाय फिर से पिलर के पीछे छुप गया। वहीं सरफराज ने गुस्से में अपना हाथ दीवार में दे मारा, क्योंकि उसके पास और 4 आदमी थे, बाकी के सारे इंजर्ड हो चुके थे। डैनी ने भी पिलर के पीछे से आकर एक और आदमी को शूट कर दिया और वह भी धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर पड़ा।
यह सब देखकर तो सरफराज का दिमाग खराब होता जा रहा था। अब सिर्फ 3 आदमी बचे थे। सिवाय ने अपनी गन चेक की तो उसकी बुलेट खत्म हो चुकी थी। वहीं डैनी के पास अब एक ही बुलेट थी। सिवाय और डैनी एक दूसरे को देखने लगे और सिवाय ने डैनी को कुछ इशारा किया और डैनी ने पिलर के पीछे से आकर एक और आदमी को शूट कर दिया। अब बस 2 आदमी बचे थे। उन्हें तो डैनी और सिवाय हाथों से ही जान से मार देते। सिवाय थोड़ा सा पिलर से बाहर आया और तभी एक गोली आकर पिलर के पास लगी। सिवाय फिर से छुप गया। उसकी पकड़ आर्या पर कस गई। वहीं आर्या तो बस सिवाय को कस कर पकड़े हुए खड़ी ही थी। उसे इस वक्त बहुत डर लग रहा था। वह चाहती थी यह सब जल्दी से खत्म हो जाए। वहीं सरफराज ने अपने आदमियों को चलने का इशारा किया, क्योंकि वह समझ चुका था अगर इस वक्त वह सिवाय के सामने गया तो सिवाय उसे जिंदा ही खा जाएगा। सरफराज और उसके आदमी बचते हुए वहां से निकलने लगे, लेकिन तभी सिवाय ने सरफराज की बाइक पर एक लात मारी और सरफराज जमीन पर गिर पड़ा। सरफराज और उसके दोनों आदमियों ने पीछे पलटकर देखा तो डैनी और सिवाय दोनों खड़े थे। सिवाय ने एक हाथ से आर्या का हाथ पकड़ा हुआ था। सिवाय ने एक हाथ से सरफराज और उसके आदमियों को मारना शुरू कर दिया। वहीं डैनी भी सरफराज के एक आदमी पर टूट पड़ा और उसने भी उसे बहुत मारा। वह दोनों आदमी ऑलमोस्ट आज अधमरे हो गए थे। अब बचा सरफराज। सरफराज खिसकते हुए पीछे हट रहा था। वहीं डैनी और सिवाय दोनों ही सरफराज की ओर बढ़ रहे थे। सरफराज पीछे हटता हटता गार्डन में आ गया। सिवाय इस वक्त सुलगती हुई आंखों से सरफराज को देख रहा था। वहीं सरफराज की आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। अगर सरफराज को अंदाजा होता कि सिवाय रजावत हाउस में है तो वह रजावत हाउस की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। उसे तो यही लगा कि वरदान अपनी बेटी को अकेले छोड़कर चला गया और इस बात का फायदा सरफराज उठाना चाहता था। लेकिन अफसोस उसे नहीं पता था कि अब सिवाय साये की तरह आर्या के आसपास रहता है। सरफराज जैसे ही भागने को हुआ, सिवाय ने एक हाथ से उसके मुंह पर पंच बनाकर मारा और सरफराज गार्डन में गिर पड़ा। डैनी आगे आने लगा तो सिवाय ने कहा, नहीं डैनी, इसे बस मैं मारूंगा और कोई नहीं। इसने आर्या पर अटैक करने की सोची है, इसकी सोच ही इसके दिमाग से मिटा दूंगा। वहीं सरफराज की आंखों में सिवाय डर के कुछ नहीं था। वह तो बस वहां से जैसे तैसे भाग जाना चाहता था, लेकिन सिवाय उसे अब एक कदम भी रजावत हाउस के बाहर नहीं रखने देते। सिवाय ने सरफराज के सीने पर एक लात मारी। सरफराज एक बॉडीगार्ड के ऊपर जा गिरा। सरफराज ने देखा तो उस बॉडीगार्ड के हाथ में गन थी। सरफराज ने वह गन ले ली और सिवाय की तरफ पॉइंट कर दी। वहीं सिवाय को फर्क ही नहीं पड़ रहा था। सिवाय तो अब भी सुलगती हुई आंखों से सरफराज को देख रहा था। वहीं सरफराज ने जब सिवाय का कॉन्फिडेंस देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। सरफराज ने अपनी टूटी फूटी जुबान में कहा, सिवाय मुझे जाने दो वरना मैं तुम्हें और तुम्हारी आर्या को मार दूंगा। सिवाय ने गुस्से में कहा, तेरी तो नजर भी आर्या को छू नहीं सकती, मारना तो दूर की बात है। सिवाय सरफराज की ओर बढ़ रहा था और सरफराज डर के मारे पीछे हटता जा रहा था। तभी सरफराज गन लोड करने लगा, लेकिन सिवाय ने उसके हाथ पर पैर मार दिया और गन हवा में उछल गई। सिवाय ने एक ही हाथ से गन कैच कर ली और बिना वक्त गंवाए सरफराज के पैर पर गोली चला दी। गोली सीधा सरफराज की थाई पर जाकर लगी और सरफराज जमीन पर गिर पड़ा। सिवाय ने कहा, अब कैसे जाएगा तू यहाँ से? तुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आज मैं तेरे इन पैरों को ही तोड़ दूंगा, जिन पैरों से तू चलकर मेरी छुई मुई पर अटैक करने आया था। उन पैरों को मैं चलने लायक नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर सिवाय ने एक और शूट किया, लेकिन गन की गोली खत्म हो चुकी थी। सिवाय ने अब अपने पैर से सरफराज के थाई पर मारना शुरू कर दिया। सरफराज दर्द से चिल्ला रहा था, लेकिन सिवाय को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि उसके दर्द में सिवाय को एक सुकून मिल रहा था। वहीं डैनी के चेहरे पर भी एक जीत की मुस्कान थी। सिवाय लगातार सरफराज की थाई पर अटैक कर रहा था। वहीं सरफराज दर्द से बस चिल्ला रहा था। आर्या को तो ना तो कुछ दिखाई दे रहा था और ना ही कुछ सुनाई दे रहा था। उसने तो कस कर सिवाय की बाजू को पकड़ा हुआ था। सिवाय ने डैनी की तरफ इशारा किया और डैनी ने सरफराज की कॉलर पकड़कर खड़ा कर दिया। सरफराज इस वक्त अपने एक पैर पर खड़ा हुआ था। सिवाय ने आसपास नजर घुमाई ताकि वह कोई गन उठाकर सरफराज के सीने में गोली दाग दे
और तभी उसे एक बॉडीगार्ड के पास से एक गन पड़ी दिखाई दे गई। शिवाय ने वह गन उठाई और सीधा सरफराज के सीने पर तान दी। वहीं सरफराज तो खड़े होने की हालत में नहीं था। उसे लग रहा था कि शायद आज उसका आखिरी दिन है। लेकिन तभी ऊपर से एक हेलीकॉप्टर आया और उस हेलीकॉप्टर में से 2 बम नीचे गिरे। शिवाय को समझते देर नहीं लगी कि वह बम फटने वाले हैं। शिवाय ने जल्दी से आर्या को अपने सीने में छुपाया और घर के अंदर भागता हुआ ले आया। डैनी भी गार्डन के एक कोने में सिर नीचे किए हुए लेट गया, लेकिन वह बम फटे नहीं, वह धुआं के थे। थोड़ी देर तक कोई रिएक्शन नहीं हुआ। डैनी अपनी जगह से खड़ा हुआ और उस धुआं को अपने हाथों से हटाने लगा और तभी उसने नोटिस किया कि उस हेलीकॉप्टर में से किसी ने सीढ़ी नीचे फेंकी और सरफराज को लेकर वहां से चला गया। डैनी घर के अंदर गया जहां शिवाय पहले ही खड़ा हुआ था। डैनी ने कहा, वह ले गए सरफराज को। शिवाय बोला, जाने दो, लेकिन सरफराज अपनी मौत से ज्यादा दूर नहीं है। अगली बार मेरे हाथ लग गया तो भगवान भी उसे मुझसे बचा नहीं सकते। 1 घंटे बाद शिवाय और आर्या एक कमरे में बैठे हुए थे। आर्या बेड पर बैठी हुई थी। आर्या बस रोए जा रही थी। शिवाय ने भी आर्या को चुप नहीं कराया, बल्कि मन ही मन बोला, इसे मैंने कुछ देखने नहीं दिया, कुछ सुनने नहीं दिया, तब इसकी गंगा जमुना बहती जा रही है। अगर देख सुन लेती तो पता नहीं क्या करती, शायद सुनामी ही आ जाती। शिवाय अपनी टी शर्ट निकाल रहा था। आर्या शिवाय को ही देखे जा रही थी। शिवाय के सीने पर कांच चुभ गया था और उसमें से खून निकल रहा था। वहीं शिवाय के बाजू पर भी चोट लगी हुई थी। आर्या सुलगते हुए शिवाय को ही देख रही थी और तभी डैनी कमरे में आया। डैनी के हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स था। डैनी ने धीरे से शिवाय से कहा, सर मुझे तो समझ नहीं आता, मैं तो सिंगल हूँ, लेकिन आपकी तो बीवी आपके सामने बैठी है, फिर भी आप मुझसे बैंडेज करवा रहे हैं। शिवाय ने अपने ऊपर हंसते हुए कहा, क्या करूं यार, किस्मत ही खराब है। मैं इसका नौकर हूँ, कुक, ड्राइवर, बॉडीगार्ड, राउंडर, सब कुछ बन गया, लेकिन इसे कुछ भी याद नहीं आया। पता नहीं कब याद आएगा। शिवाय सोफे पर बैठ गया और डैनी शिवाय के बिल्कुल सामने बैठा हुआ था। शिवाय की चोटों पर दवाई लगा रहा था। वहीं आर्या शिवाय और डैनी को देख रही थी और उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। डैनी ने इशारों में शिवाय से कहा, क्या हुआ मैडम को जो इतना रो रही हैं? शिवाय ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, लड़कियों का तो काम ही है रोने का होता है। जब उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो उनके आंसू बहने लगते हैं। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि इतना रो क्यों रही है। शिवाय ने यह बात बहुत धीरे से कही थी, लेकिन आर्या ने सुन ली और आर्या और जोर से रोने लगी। आर्या के जोर से रोने से शिवाय और डैनी दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। डैनी ने शिवाय की चोट पर बैंडेज कर दी थी। डैनी से अब रहा नहीं गया तो उसने आर्या की तरफ देखकर कहा, मैम क्या हुआ, आप इतना रो क्यों रही हैं? यह सुनकर आर्या का रोना और तेज हो गया। वहीं शिवाय के चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो गई। डैनी ने एक बार फिर पूछा, लेकिन आर्या ने कोई जवाब नहीं दिया। शिवाय ने फिर डैनी की चोटों पर बैंडेज की। बैंडेज करने के बाद डैनी कमरे में चला गया और जाते जाते शिवाय को एक आंख मार गया। शिवाय के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने इशारों में कहा, जा, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे, मैं दूसरों को देता हूँ। शिवाय तो फिर से उठा। उसने अपनी शर्ट पहनी और आर्या के पास आया। आर्या अभी रो रही थी। शिवाय ने अपना एक हाथ आर्या के चेहरे पर रखा और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, क्या हुआ, छुई मुई रो क्यों रही हो? आर्या जल्दी से शिवाय के गले लग गई और शिवाय के दिल की धड़कन स्पीड से भागने लगी। यह पहली बार था जब आर्या खुद से शिवाय के गले लगी थी। शिवाय की पकड़ भी आर्या पर कस गई। शिवाय ने आर्या के बालों को सहलाते हुए कहा, क्यों रो रही हो? आर्या सुबकते हुए बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है और मुझे मम्मी के पास जाना है, पापा के पास जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। प्लीज मुझे आप मम्मी पापा के पास छोड़ आओ। शिवाय ने अपनी पकड़ आर्या पर कसते हुए कहा, तुम्हें यहाँ डर लग रहा है, मम्मी पापा के पास जाना है? आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय ने कहा, शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे पापा को इंडिया आने के लिए कह दूंगा। कुछ दिन अपने आप को समझा लो और अगर यहाँ दिल नहीं लग रहा तो मेरे साथ रघुवंशी मेंशन चलो। आर्या ने अपनी सूजी हुई आंखों से शिवाय को देखा और फिर कुछ सोच कर बोली, हम बाहर जाएंगे तो हम पर अटैक नहीं हो जाएगा? हम कहीं नहीं जाएंगे। शिवाय ने आर्या को समझाते हुए कहा, अरे जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने वाला, समझी? और हम कब तक बाहर नहीं जाएंगे? जाना तो पड़ेगा ही ना, हमेशा तो यहाँ नहीं रह सकते। अब तुम थोड़ी देर आराम कर लो, मुझे बाहर जाना है।
यह सुनते ही शिवाय बाहर जाएगा। आर्या ने शिवाय पर अपनी बाहें और कस दी और रोती रोती बोली, नहीं मिस्टर ऑलराउंडर, आप भी बाहर नहीं जाएंगे, वहां पर भी अटैक कर सकता है, आप कहीं नहीं जाएंगे। शिवाय समझ रहा था कि अगर वह इस वक्त आर्या को छोड़कर चला गया तो आर्या खुद को संभाल नहीं पाएगी। शिवाय का जाना भी जरूरी था क्योंकि उसे हर्षवर्धन से बात करनी थी। वहीं आर्या शिवाय को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। कुछ सोच के शिवाय ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं यहीं हूँ, तुम सो जाओ और मैं तुम्हारे पापा से भी बात कर लूंगा। मैं कह दूंगा वह जल्द से जल्द इंडिया वापस आ जाएंगे। आर्या शिवाय के गले लगकर रोती रही और शिवाय आर्या को संभालता रहा। धीरे धीरे आर्या नींद की आगोश में चली गई। शिवाय ने आर्या को आराम से बेड पर लिटा दिया, पर जैसे ही उसने उठने को हुआ, शिवाय ने महसूस किया कि आर्या ने शिवाय की शर्ट को अपनी दोनों मुट्ठी में भरा हुआ है। शिवाय ने आर्या को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नींद में भी आर्या ने अपनी मुट्ठी बहुत कसकर बंद की हुई थी। आर्या को ऐसे बच्चों की तरह हरकतें करता हुआ देखकर शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शिवाय फिर ना चाहते हुए भी आर्या के पास ही लेट गया। उसने आर्या को बाहों में भरा और अपने ऊपर लेटा लिया और फिर उसे कसकर पकड़ लिया। थोड़ी देर में शिवाय भी नींद की आगोश में चला गया। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।